हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स डू इट। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हम पूरे स्पीड से क्लास 9 इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 4th चैप्टर पे आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग इन अ गुड स्पीड गाइस। अच्छा है, एक दिन में हो रहा है ये सारा काम और या अच्छी खासी रिविजन हो रही है, आपकी भी मेरी भी। सो ये लास्ट चैप्टर भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? अब फूड सिक्योरिटी करना क्यों है? क्योंकि यार सिंपल सा आंसर है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बहुत सारा है। सो फूड सिक्योरिटी कैसे, मतलब किस डायमेंशन पे बेस्ड है? तो 3 डायमेंशन है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। कैसे? अवेलेबिलिटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री। तो अवेलेबल होना चाहिए सभी के लिए फूड, ऐसे नहीं कि सबसे मेन, ठीक है, अवेलेबल तो हो फिर ही तो वो एक्सेस कर पाओगे और अफोर्डेबिलिटी के बाद हम सोच पाएंगे। सो पहले सबसे पहले कंट्री को इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि उसके पूरे पॉपुलेशन को वो फीड कर पाए। नेक्स्ट डायमेंशन आता है एक्सेसिबिलिटी। इसमें जो फूड है, फूड अब बन तो रहा है, अब जब वो सभी को मिल नहीं रहा है तो किस काम का फूड है भाई वो? तो सबको मिलना चाहिए, तो रीच ऑफ एवरी पर्सन। एंड एक्सेसिबिलिटी, सॉरी, अफोर्डेबिलिटी मतलब everyone should have the enough money to buy sufficient safe and nutritious food। ऐसे नहीं कि कोई भी माल न्यूट्रिशन वो लोग ले ले, मतलब कैसा भी फूड खा लिया उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमारा ए क्यूब है ये, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो हम इसको एक कहानी जैसे याद कर सकते हैं कि फूड है भाई, तो सबसे पहले कंट्री के पूरे पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस होना चाहिए, फिर वो फूड सबको मिलना चाहिए और वो सबको अच्छे प्राइस पे मिलना चाहिए, ठीक है। इवन व्हेन इनफ, ये उसका लाइन है, ठीक है, जो हमने अभी देखा, व्हेन इनफ फूड इज अवेलेबल for all persons have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on access to food, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी करनी क्यों है भाई? ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड फॉर सर्वाइवल, ठीक है, बट दे कैन बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलामिटी। तो किसी कैलामिटी के टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योर बन सकती है, उनको खाने की कमियां हो सकती है। कैसे? देखो भाई, नेचुरल कैलामिटी आया, प्रोडक्शन कम हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड बढ़ गया और प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड कम था तो प्राइजेस जो है बढ़ गए। दिस में लीड टू सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन एंड देन टू फेमाइन। स्टारवेशन यानी कि भूखा, ठीक है, भूखमरा। और फेमाइन मतलब ये जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हो जाता है तो उसको हम फेमाइन कहते हैं। और बंगाल का फेमाइन जो 1943 में आया था, ये जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फेमाइन का। और इंडिया में उसके बाद उतनी बड़ी फेमाइन नहीं हुई, तब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और बट टुडे द सिचुएशन इज़ नॉर्मल, अच्छी सिचुएशन चल रही है आज भी। तो क्यों हमको फूड सिक्योरिटी करनी चाहिए? हु आर फूड इनसिक्योर, ठीक है। अब फूड इनसिक्योर कौन है? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। कैसे भी हो सकता है, मान लो किसी जगह पे फेमाइन आ गया, मतलब ऐसे सूखा पड़ गया, तो कोई भी कितना भी रिच पर्सन हो, पूरी अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो वो भी कितना पैसा करके क्या ही खाएगा। तो सारे लोग फूड इनसिक्योर हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, इल पेड वर्कर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, तो ये सारे लोग जो है ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। अब सोशल कंपोजिशन की बात करें तो एस टीज, OBCs जो है 11 करोड़ पीपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर, तो फूड इनसिक्योर कैसे? यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सो ये जो है ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे फूड इनसिक्योर लोग जो हैं। अब हंगर क्या होता है? द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर यानी कि भूखा। तो भूखे कब होंगे लोग? जब उनको खाना नहीं मिलेगा, ओके। सो क्रोनिक हंगर क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये हंगर जो है बेसिकली पुअर पीपल को होती है, ठीक है। पुअर पीपल जो है ये इस हंगर से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनके पास इतना अच्छा इनकम नहीं होता कि वो फूड बाई करके वो खा पाए। और सीजनल हंगर यानी कि सीजन वाइज, इसके चैप्टर 1 में भी हमने देखा, चैप्टर 2 में देखा था शायद, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में।
सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है सीजनल भी होता है, ठीक है। सो सीजनल में ये एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग, सो इस सीजन्स में उनको पैसा मिलता है, तो पैसा मिल जाता है तो वो फूड खरीद पाते। तो पैसा जब नहीं मिलता तो वो फूड नहीं खरीद पाते। सो दिस इज सीजनल हंगर, मतलब कुछ सीजन में वो जो है खाना नहीं खरीद पा रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और राइस डिसअप्रोप्रिएट। आर वी फूड इनसिक्योर नाउ? इसका मीनिंग क्या हुआ? डिसअप्रोप्रिएट इसलिए क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हर इंडिया के स्टेट में सेम लेवल पे नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल वो आप ले सकते हो बिहार, मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प किया, बट बाकी सारे स्टेट्स में इतना कुछ हुआ नहीं। बट सिंस देन इंडिया जो है एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री तो बन रही है। बट आर वी फूड से इनसिक्योर नाउ? सॉरी, आर वी फूड सिक्योर नाउ? क्या हमारे पास बहुत सारा फूड है अभी? फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स द फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट्स। तो इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो 2 कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। एक है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? एक अच्छा सा जोकिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास ना, मान लेते हैं आप बहुत लेजी हो मेरे जैसे, और आपने एक ही बार में बहुत सारे पेन्स जो है खरीद लिए। पेन्स नहीं, रिफिल्स खरीद लिए। आपके पास 2-3 पेन है, आपने बहुत सारे रिफिल्स खरीद लिए। तो ये रिफिल्स क्या हो गए? आपके बफर स्टॉक हो गए कि बार बार आपको जाके लेना ना पड़े, आपका टाइम बच जाए, या फिर जो भी हो, दैट कुड देयर कुड बी एनी रीज़न। आपने उन रिफिल्स को, बहुत सारे रिफिल्स को घर पे डाल के स्टोर करके रख दिया, तो आपका ये क्या हो गया? बफर स्टॉक। की किसी इमरजेंसी में डायरेक्ट कोई पेन खत्म हो गया तो हमने डायरेक्ट वो रिफिल यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स के उसमें भी यही हो रहा है। तो ये है स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FSI प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं वो बेच देते हैं गवर्नमेंट को, FSI को, वो खरीद लेती है फूड ग्रेन्स। और जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको वो लोग बेच देते हैं ऑन प्री अनाउंस्ड प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSD। परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अब इसका पूरा स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है किसी राइस को या फिर व्हीट को बोलते हैं कि हम इतने प्राइस में आपके फूड को खरीदेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स जो है उसको उगाते हैं, और उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था कि सरप्लस जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको वो लोग बेचते हैं। तो बाहर बेचने के बजाय वो लोग गवर्नमेंट को बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उस परचेस्ड फूड को, आई मीन फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है ग्रेनरीज में। द फूड ग्रेन्स इन द बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रिक्ट एरिया अमंग द पूरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। अब ये कहाँ पे जाते हैं? ठीक है, ये जाते हैं बहुत पूरे स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको गवर्नमेंट जो है ये बेच देती है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, बहुत लो प्राइस पे। इस प्राइस को हम कहते हैं इशू प्राइस, ठीक है। और जहाँ पे ये बेचे जाते हैं उसको हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। इससे जो है पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। सो पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, FSI डिस्ट्रीब्यूट्स द फूड टू द नीडी पीपल थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स, जिसके मैंने बोला इनको हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। अब किसी को भी ये गवर्नमेंट सेम नहीं देती है, जैसे कि अंत्योदय कार्ड्स होते हैं पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, और BPL कार्ड्स होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, APL अबो पॉवर्टी लाइन। सो 3 फूड इंटरवेंशन, PDS, ICDS एंड FFW। सो ये क्या है? सो PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, और FFW मतलब फूड फॉर वर्क। करंट PDS देख लो। सो 1992 में रिवाइंड PDS हुआ था, RPDS, और 1997 में टारगेटेड PDS हुआ था, और 2002 में अंत्योदय अन्न योजना पूरेस्ट ऑफ द पुअर को, और अन्नपूर्णा अन्न योजना में इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने पहले लॉन्च किया PDS, और उसके बाद 1992 में उसने उसको रिवाइंड किया, ठीक है। कि वो आप एक बुक में टेबल दिए ना, पेज नंबर आई कांट रिकॉल, बट बुक में एक टेबल दी रहती है, उसमें इन सारे ईयर्स के चलते गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो बताएंगे, वो लिखा हुआ है। सो एक बार आई रिक्वेस्ट यू, एक्चुअली मुझे यहाँ पे कंटेंट में लिख देना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि बुक से दिखा दूंगी। सो
पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे वो पिक्चर भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो। सो दैट्स द केस, वो आप रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ जाएगा। एंड एक अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना का डिफरेंस देख लो। अंत्योदय अन्न योजना में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अन्नपूर्णा अन्न योजना में सीनियर सिटीजन्स को जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 2013 NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है लाया गया। एडवांटेजेस ऑफ पीडीएस और चैलेंजेस टू पीडीएस, दोनों चीज़ें हैं। सो पीडीएस के एडवांटेजेस क्या है? इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन एस्टैब्लिशिंग प्राइजेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कस्टमर्स ऑफ अफोर्डेबल प्राइजेस, हेल्प्ड इन averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus regions of the country in difficult ones. Minimum support price and procurement has contributed to increase in food grain production and provided income security to farmers in certain regions. वाह, ये सारे एडवांटेजेस है। कैसे कि एक तो इसने बहुत अच्छा चीज़ क्या किया है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के चलते जो है प्राइजेस को स्टेबलाइज किया गया और सभी के लिए फूड जो है अवेलेबल किया गया एट अफोर्डेबल प्राइजेस। और ये इसने रिजल्ट किसको किया, यानी कि वाइड स्प्रेड हंगर और फेमाइन जो है कम होते गए। एंड और एक बात इससे ये हो गई कि फार्मर्स को जो है एक इनकम सिक्योरिटी मिल गया कि अगर भाई हम इतना ग्रो कर रहे हैं तो मार्केट में चाहे प्राइस कितना भी चल रहा हो, हमको गवर्नमेंट से इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे अगर हम गवर्नमेंट को सेल करेंगे तो, FSI को, ठीक है। और इसके कुछ चैलेंजेस भी थे या फिर डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो। सो instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries, ठीक है। सो इसके डिसएडवांटेजेस चैलेंजेस क्या हुए कि ये जब बहुत सारा खरीद लेती है, बफर स्टॉक हो गया या फिर ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज हो गए, तो यहाँ पे कभी कभी फूड जो है वेस्ट होता है, ठीक है ना, फूड की वेस्टेज भी हो जाती है एट टाइम्स। एंड जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंसंट्रेटेड ऑन इन अ फ्यू प्रॉस्परस रीजन्स, कुछ रीजन्स में, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ रीजन्स में हुआ था ना, तो उसी तरीके से ये भी कुछ प्रॉस्परस रीजन्स तक ही कंसंट्रेटेड रह रहा है, ठीक है। और एक बात ये हुई कि जो फार्मर्स हैं, अब मान लेते हैं हम एक फार्मर है और हम सोचेंगे कि कॉटन उगाएं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कॉटन उगाओ या फिर पैडी उगाओ। तो हम क्या सोचेंगे, चलो पैडी उगा देते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है प्राइजेस हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे ही देगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस के उसमें मैंने पैडी उगा दिया। अब सारे लोग ये ऐसे ही सोचेंगे, तो इसके चलते जो है क्रॉपिंग पैटर्न में बहुत चेंज आ रहा है। मतलब वो फार्मर जो है वही चीज़ें उगाने के लिए एंथुसियाज्म दिखा रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, इसको तो किसी ने देखा ही नहीं बेचारे को, तो इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज आया। तो ये सारे हो गए चैलेंजेस ऑफ द पीडीएस। सो वन गो में हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय दिस वी कंप्लीटेड क्लास 9 फुल इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी हैप्पी। सो यस, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मिस्टेक्स हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अदर देन दैट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड गाइज, अभी 9th खत्म हो रही है, मेरे भी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम 10th में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाले हैं। सो 10th में हमारी फैमिली जो है और अच्छे से जुड़ जाएगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो, तो हम सारे लोग 10th में जो है रॉक करेंगे। So let's rock our 10th standard. So that's from my side. Bye bye.